आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और ये चैप्टर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। 1 से 10 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग ये पेपर 2 पढ़ रहे थे क्योंकि पेपर 1 अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर पेपर 1 भी आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 1 पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और ये भाग 2 है। और एक बात समझिए, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नए का मतलब ये हुआ कि आपको लगेगा कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, इसलिए आपको नया लगेगा। क्योंकि ये आप लोगों का एग्जाम जल्दी है, तो एग्जाम जल्दी है इसीलिए कुछ जो मुख्य बातें सिर्फ वही हम पढ़ा रहे हैं, बाकी जो मुख्य नहीं है उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से छूट गए हैं। तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं। चैप्टर में पढ़ाते समय बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको क्या कर लेंगे, हम पूरा कर लेंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, इस सभी क्वेश्चन का क्या नोट्स बनाते आप लोग जाइएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट्स बनाते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहला नहीं, इस 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। कोई भी फालतू क्वेश्चन करवा नहीं रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं और चैप्टर में भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वही बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक में आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आता था। कौन कौन क्षेत्र आता था? माना जाता था, देखिए कौन कौन क्षेत्र आता था। ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका और डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि रोमन साम्राज्य को माना जाता था कि 3 द्वीपों में फैला हुआ ये साम्राज्य। कितना द्वीप में फैला हुआ था ये साम्राज्य? 3 द्वीपों में। इसको बढ़िया समझते हैं। रोमन साम्राज्य को क्या माना जाता था कि ये 3 द्वीपों में, इसका आंसर डी सभी होगा। ये 3 द्वीपों में, यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका, ये 3 द्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। क्योंकि यहाँ पर जो शासक हुए बहुत ही बेहतरीन, सेना बेहतरीन थी, शासक जो सम्राट था वो बेहतरीन था, और इनका सीनेट जो था, सीनेट में जो भी अधिकारी रहते थे वो सीनेट भी बेहतरीन था। तीनों बेहतरीन होने के कारण ये 3 महाद्वीपों में या 3 महादेशों में फैल गए थे। बातें की हुआ 3 महादेशों में, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ध्यान रखे थे, डी इनमें से सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, और रुक जाइए 1 मिनट। ये रोमन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ाएं। अब ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। रोमन साम्राज्य की स्थापना, जितने भी क्वेश्चन हम बोलेंगे ये कि आपको कमेंट में लिखकर बताना है, तो उसका आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। तो इसको बताना है कि स्थापना कब हुआ था, रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पैपाइरस या पपाइरस भी बोलते हैं, पपाइरस भी बोलते हैं इसको। पपाइरस क्या था? पैपाइरस या पपाइरस क्या था? पत्थर, पौधा, नदी या ग्रंथ? तो ये पौधा था, ध्यान रखिएगा। पपाइरस का एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां जो काम में आती है वो लिखने के काम में आती है। क्या करने के काम में आती है? लिखने के। वो कागज जैसा ही होता है, उस पर लिख सकते हैं, बढ़िया से एकदम अच्छा से लिखाता है। तो ये पपाइरस या पैपाइरस पूछ लिया जाएगा क्या था। तो ये कई बार भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, पहले भी पूछा जा चुका है। तो पपाइरस या पैपाइरस क्या था? ये एक पौधा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखित पुस्तक, लिपि, अभिलेख या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हाथ से लिखित पुस्तक एक होता है, ऐसे होता है। इसी में मतलब एक ही में सब बनाया हुआ रहता है, ये हाथ से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। पांडुलिपि कैसे लिखा जाता है? हाथ से लिखा जाता है, और एक ही में कई तरह कैसे निकालने वाले रहते हैं, इसमें से अलग अलग पेज कर करके और पढ़ा जाता है। पेज क्या? पांडुलिपि मुख्य रूप से पत्तों पर ही लिखे जाते थे। पांडुलिपि किस पर लिखे जाते थे? पत्तों पर। अभी बताया ना, ये देखिए ये वाला पैपाइरस का जो पौधा है इस पर भी लिखा जाता था। तो ये मुख्य रूप से किस पर लिखा जाता था? पत्तों पर ही पांडुलिपि। और ये पौधा के अलावा और भी कई पौधों के पत्तों पर लिखा जाता था पांडुलिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? किसको रोमन साम्राज्य का जो है वो हृदय कहा जाता है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या डी काला सागर? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। का आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को इसका हृदय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रोमन साम्राज्य के हृदय किसको कहा जाता है? भूमध्य सागर को। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर को क्या कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने से पाबंदी लगा दी थी? सेनेटर को पाबंदी लगा दी सेना में सेवा करने से। अगस्टस, टिबेरियस, गैलिनस या डी सभी? तो गैलिनस ने किया था, ये प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रखिएगा, सेनेटर की सेना में सेवा करने से प्रतिबंध लगाया था, ये गैलिनस था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास का मुख्य खिलाड़ी कौन थे? ये मुख्य राजनीतिक इतिहास का मुख्य खिलाड़ी का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में मुख्य कौन थे, राजनीति में मुख्य कौन थे जिसके कारण रोमन साम्राज्य इतना विस्तार हो पाया? मुख्य कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना या डी? डी सभी होगा, क्योंकि सम्राटों भी महत्वपूर्ण था, अभिजात वर्ग भी महत्वपूर्ण था और सेना, ये तीनों मिलकर और तब रोमन साम्राज्य इतना बड़ा हो पाया था। ये तीनों से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि ईरान में सासनी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है ईरान में सासनी वंश कब उभर कर सामने आया? 100 ईस्वी में, 200 ईस्वी में, 225 ईस्वी में या 300 ईस्वी में? तो जो ईरान में, देखिए अब ईरान नजदीके में है तो ईरान के बारे में पढ़ना है, तो ये 225 ईस्वी में उभर कर सामने आया था। सासनी वंश या आक्रामक वंश इसको भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? रोमन साम्राज्य में आधुनिक विशेषता क्या थी? मुख्य रूप से उसकी विशेषता क्या थी? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ग्रामीण परिवार या डी इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा इसका जो एकल परिवार मुख्य विशेषता है, क्योंकि मुख्य रूप से परिवार जो रहते थे एक ही रहते थे। अब एक बात बताइएगा कि रोम की जो उत्पत्ति हुई थी तो वहां पर मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी? कौन सी भाषा बोली जाती थी? कहां पर? रोम में। शुरू में रोम में कौन सी भाषा बोली जाती थी? और वर्तमान में रोम किसका राजधानी है? कौन से देश की राजधानी है रोम? ये भी बताना है कि वर्तमान में रोम किस देश की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? एम्फोरा यातायात साधन से, मटके या कंटेनर से, लेखन सामग्री से या डी इनमें से कोई नहीं? एम्फोरा शब्द, ध्यान रखिएगा, एम्फोरा शब्द का जो संबंध है मटके या कंटेनर से है। ध्यान रखिएगा, मटके या कंटेनर से है। ये सामान रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। सामान, कोई भी सामान रखने के लिए मटके या कंटेनर का प्रयोग किया जाता था। एम्फोरा शब्द का प्रयोग किया जाता था उस समय। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? सिकंदर वहीं पर नजदीक में था ना, तो ये यूनान के किस राज्य के शासक था? बेबीलोन, एथेंस, मकदूनिया, डी इनमें से कोई नहीं? तो ये मकदूनिया का शासक था। हम पेपर 1 में बहुत अच्छा से सिकंदर के बारे में पढ़ाए हैं। पेपर 1 में, ये तो पेपर 2 है ना, पेपर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है ये तो पेपर 2 है, पेपर 1 में पढ़ाए हैं। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा पेपर 1 का, वहां से देख सकते हैं। बहुत अच्छा से हम सिकंदर के बारे में पढ़ाए थे। ये कहाँ का था? मकदूनिया का। लेकिन यूनान पर, पूरे यूनान पर कब्जा कर लिया था, मतलब उधर के क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लिया था। ये भारत को जीतने आया था। कौन? सिकंदर। लेकिन क्या भारत को जीत पाया था? नहीं। अगर याद होगा तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि सिकंदर को यहाँ से कौन भगाया था? भारत से कौन भगाया था सिकंदर को? आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा सिकंदर को भारत से भगाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक और क्वेश्चन, कौन सा राजा था जो सिकंदर के सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर लिया था? भारत में कौन सा राजा था जो सिकंदर के सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर लिया था? तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।